हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। यानी यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यानी उस पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा, और बल लगेगा तो उस बल के कारण से उसकी जो गति का पथ होगा वो क्या होगा, और उस बल को हम किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो चाहे 1 नंबर में पूछे या 2 नंबर में पूछे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से वॉच कीजिए। थोड़ा सा पीछे चलता हूँ और अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि चुंबकीय क्षेत्र की हम दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 चीजें हैं। एक तो धारावाही चालक तार है, जिसके अंदर अगर धारा इसके अंदर इस प्रकार से बह रही है तो हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का राइट हैंड रूल काम में लेते हैं। और हमारा राइट हैंड रूल इस प्रकार कहता है कि अगर अंगूठा धारा की दिशा में है तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इस प्रकार से अगर धारा अपवर्ड है तो अंगुलियां की जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और धारा डाउनवर्ड है तो अंगुलियों की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ क्लॉकवाइज और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का जो स्वरूप होगा वो सेकेंडरी वर्तुल के रूप में होगा। इस प्रकार से ये आपको मैंने बताया था, इस प्रकार से सेकेंडरी वर्तुल के रूप में होगा। और किस प्रकार से होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब जो बी की डायरेक्शन होगी ये होगी, बी की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज सेकेंडरी वर्तुल के रूप में होता है। ओके, चलिए ये तो था चालकता, धारावाही चालकता। इसके अंदर हमने स्टडी कर लिया और यहां से देखा इस वाले पॉइंट पर क्रॉस लगेगा, यहां पर क्रॉस लगता है। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड है और यहां पर क्या लग रहा है? डॉट लग रहा है, क्योंकि अंगुलियां यहां पर जा रही है, बाहर आ रही है। चलिए यहाँ जाएंगे तो अंगुलियां अंदर की तरफ जाएंगे, यहाँ आएंगे तो अंगुलियां बाहर की तरफ आने वाली है। उल्टा कर देंगे तो क्लॉकवाइज में आ जाएगा। दूसरा सेम इसका अपोजिट कर दे कि अगर धारावाही लूप में, अगर ये धारावाही लूप है इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ये होगी, करंट ऐसा बढ़ रहा है इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको रूल यही काम में लेना है, आपको राइट हैंड थंब रूल ही काम में लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर करें, क्योंकि इसको छोटे छोटे अल्पांश में विभाजित मान सकते हैं, और उस अल्पांश पर हम क्या करें, राइट हैंड थंब रूल लगाए और अप्लाई करेंगे। अगर मैं यहां से अप्लाई करता हूं तो मेरी डायरेक्शन ये आ गई, अंगूठे की डायरेक्शन ये, यानी करंट की डायरेक्शन में आ गया, और अंगुलियां यूं आ रही है, यानी कि यहां से जाएगी और यहां से बाहर आ रही है। ध्यान रखना, यहां पर देखूंगा तो ऐसे लगाऊंगा, अंगूठा ऐसे लगाऊंगा तो यहां पर अंगुलियां अंदर जा रही है और यहां पर अंगुलियां बाहर आ रही है, अंदर से बाहर आ रही है। सेम अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं, इस वाले पॉइंट पर अप्लाई करता हूं तो यहां पर देख अंगूठे की डायरेक्शन ये है, अंगुलियां यहां अंदर जा रही है और यहां बाहर आ रही है। ठीक है, सेम यहां पर अप्लाई करूंगा, सेम यहां पर अप्लाई करूंगा तो मेरा ये होगा, तो यहां पर अंगुलियां अंदर जा रही है, यहां पर अंगुलियां बाहर आ रही है। तो कहने का मतलब हुआ इसकी लिए जो डायरेक्शन होगी वो इसके अंदर से जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। तो यहाँ पर इधर से, यहाँ से आप डिसाइड कीजिए, यहाँ से होगा सर। इजी वे बनाने के लिए ट्रिक हमारी ये है कि एक अंगूठा यहाँ पर लगाएं, राइट हैंड थंब यहाँ पर लगाएं, दूसरा राइट हैंड थंब यहाँ लगाएं, करंट की डायरेक्शन में लगाएं, तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पर अगर हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ से अंदर, क्योंकि मुड़ी हुई अंगुलियां वर्ताकार फॉर्म में आई, ये क्या आ रही है? वर्ताकार फॉर्म के रूप में आ रही है। तो यहां से आपको ऐसा दिखेगा, तो आप क्लियर करेंगे कि ये छोटा सा वर्ग
बड़ा सा, बड़ा सा, बड़ा सा, बड़ा सा, इस प्रकार से। ठीक है, सेम ऐसे यहां पर चलेंगे इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, तो यहां पर देखो ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, और फिर दिस इज द डायरेक्शन किसकी, चुंबकीय क्षेत्र में। अब इसको एरो का निशान कहां लगाएंगे, यहां पर एरो का निशान लगाओ, यहां पर एरो का निशान लगाएंगे तो करंट यूज आ रहा है, यू आ रहा है, करंट यूज आ रहा है ना। अब करंट की डायरेक्शन ये है, तो गोली अंदर से जाके यू करके यू आ रही है, यू करके यू आ रही है। तो कैसे आएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन आपकी आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपकी आ रही है। यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज देखिए, अंदर गया यू करके और यू आ गया, अंगुलियां यू गई और यू करके यू आ गई। तो इस प्रकार से आपकी जो करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो ऐसे आने वाली है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन यू आएगी और इधर उल्टा, देखिए यहां से अंदर, अंदर की तरफ जाएगी, अंगुलियां यहां से अंदर से उल्टा कर लगा दिया, अंदर जा रही है। ठीक है, अंदर जाके यूं आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है इस प्रकार से। ऐसे इसके अंदर आने वाली है, ऐसे इसके अंदर आने वाली है, तो ये जब करंट जाएगी वो यू हो जाएगी, यू निकल जाएगी। इसके अंदर हम देखेंगे यहां पर यू हो रहा है, यहां पर आप ऐसे लगाना पड़ेगा इस वाले पॉइंट पर, यहां तो यहां अंदर जा रही है और यहां आ रही है। तो इधर क्या है, क्लॉकवाइज है, इधर क्लॉकवाइज है, इधर से क्लॉकवाइज आ रही है डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखिए क्या आ रही है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से यहां से आप देख सकते हैं डायरेक्शन यू आ रही है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। और यहां पर हम चले तो ये अपोजिट डायरेक्शन। तो ये धारावाही लूप है, धारावाही लूप। तो धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप ऐसे गाइड करेंगे और चालक धारा इसके अंदर इस प्रकार से होगी। तो हर समय आपको क्या करना, अपना राइट हैंड रूल अप्लाई करना है। राइट हैंड रूल से आपको पता चलेगा कि अगर करंट की डायरेक्शन ये है, करंट क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो अपवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, और करंट अगर क्लॉकवाइज है तो ये क्या आएगा आपका, डाउनवर्ड आएगा। इस प्रकार से आप इजी वे में समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से धारावाही लूप में चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी एंड चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये होगी। तो इसके बारे में आपको अच्छे से जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाला है। इससे आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, यानी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति क्या, उसका हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा धारा की दिशा ज्ञात करने का है। आपको बताया कि कैसे आप धारा की दिशा ज्ञात करेंगे, और धारा की दिशा के लिए हम जो दायां हाथ है आपका राइट हैंड रूल है, उसी को आप अप्लाई करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति कैसे होती है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो क्या उसको कोई बल लगता है, बल लगता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और उस बल से जो आवेश है उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यानी उसकी गति बदलेगी, गति की दिशा बदलेगी, किस प्रकार से उसका व्यवहार होगा, उसका हम स्टडी करने वाले हैं।
तो हम क्या लेकर सकते हैं, एक प्लस क्यू आवेश, हम ये मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र बी की डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र बी की डायरेक्शन है, और इस चुंबकीय क्षेत्र बी में ये आवेश v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। क्या हमने लिया है कि आवेश क्यों है, ये पॉइंट O है, ये आवेश क्यों है, क्यों आवेश चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से v वेलोसिटी से थीटा कोण पर मूव कर रहा है, थीटा कोण पर, थीटा कोण की दिशा में गति कर रहा है, यानी b की दिशा ये है और ये इसके अंदर इस प्रकार से गति कर रहा है। तो इस आवेश पर एक बल लगेगा, जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेश पर एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं चुंबकीय बल। क्या होगा, चुंबकीय बल। उस बल का परिमाण कितना होगा वो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं उस बल का परिमाण कितना होगा। तो ये मान लेते हैं कि जो डायरेक्शन बी की डायरेक्शन है ये, और ये जो आपकी अक्ष है वो अक्ष, ये आपकी अक्ष अक्ष होगी, इसमें ये बी, ये आपकी वाई अक्ष होगी, ये वाई अक्ष होगी, और ये लगा देता हूं, ये जेड अक्ष है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, यानी बी की डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस में है, जो आवेश है वो v वेलोसिटी से, और v और b के मध्य का कोण क्या है, थीटा। इस थीटा कोण से गति करके यहां से थीटा कोण पर है, मूव कर रहा है। इस पर जो बल लगेगा उस बल का परिमाण क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, और उसकी दिशा क्या होगी वो हम यहां पर समझते हैं। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। माना कि प्लस क्यू आवेश, माना कि प्लस क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से v वेग से थीटा कोण पर गतिमान है। ठीक है, माना कि प्लस क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण, क्षेत्र की दिशा से क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर v वेग से गतिमान है, तो आवेश पर एक बल लगता है, आवेश पर एक बल लगता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। जो बल लगेगा उसको हमें किस नाम से जानते हैं, चुंबकीय बल। यानी प्लस क्यू आवेश v वेलोसिटी से चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण से गति कर रहा है, तो इस आवेश पर जो बल लगेगा उस बल को हमने क्या नाम दिया है, चुंबकीय बल कहते हैं। इस बल का परिमाण
निम्न राशियों पर निर्भर करता है। इस बल का परिमाण निम्न राशियों पर निर्भर करता है। जो बल का परिमाण है वो निम्न राशियों पर निर्भर करता है। और किस किस पर निर्भर करता है? फर्स्ट, आवेश के परिमाण के समानुपाती, आवेश के परिमाण के समानुपाती, आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। अर्थात Fn, इसको मैं N कह रहा हूं, N को कह रहा हूं मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल लग रहा है। अर्थात आवेश के परिमाण के समानुपाती, अर्थात Fn समानुपाती। क्यों? सेकंड, वेग के परिमाण के समानुपाती, वेग के परिमाण के समानुपाती होगा, अर्थात समानुपाती वेग, वेलोसिटी v। तीसरा देखिए, आवेश के परिमाण के समानुपाती, आवेश का मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तीसरा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना, उसके भी प्रोपोर्शनल होगा। चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती, अर्थात Fn समानुपाती v। चुंबकीय क्षेत्र है उसके समानुपाती, यानी ये आवेश है, इस पर जो चुंबकीय बल लग रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र B में v वेलोसिटी से थीटा कोण पर गति करता है, तो इसमें जो चुंबकीय बल लगेगा वो आवेश का मैग्नीट्यूड कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो वेलोसिटी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक जो फील्ड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड चौथा पॉइंट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र V तथा वेग V के मध्य के कोण थीटा की ज्या साइन के समानुपाती होता है। इसके भी होगा, अर्थात Fn समानुपाती साइन थीटा, इसके भी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि समानुपाती है आवेश के परिमाण की, समानुपाती है वेलोसिटी के परिमाण के, समानुपाती है मैग्नेटिक फील्ड के परिमाण के, एंड समानुपाती है मैग्नेटिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र का जो मध्य का कोण बन रहा है, ये कोण थीटा बन रहा है, इस थीटा की ज्या निकालेंगे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चुंबकीय बल है इन राशियों पर डिपेंड करता है, यानी इन राशियों पर निर्भर कर रहा है। ओके, तो इसको आप नोट कीजिए। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया कि जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में v वेलोसिटी से थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो उसके ऊपर चुंबकीय बल लगेगा, और उस चुंबकीय बल का मान है वो आवेश के परिमाण के समानुपाती, वेलोसिटी के परिमाण के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती
और चुंबकीय क्षेत्र और वेलोसिटी के मध्य का जो कोण बन रहा है, इस कोण की ज्या के समानुपाती होता है। देखिए संयुक्त रूप में हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको समझिए। वो सबको एक साथ प्रयोग क्या आएगा, संयुक्त रूप में एफ एन चुंबकीय बल प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, या एफ एन बराबर के क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, या एफ एन के की वैल्यू यहां पर 1 है, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर, ए बराबर 1, जहां के एक समानुपाती नियतांक है, जहां के एक समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक है, तो ये हमारे पास आएगा एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होगा। इसको मिटा रहा हूं, आपने लिख दिया होगा। जहां थीटा वी तथा बी की मध्य कोण, जहां थीटा वी तथा बी के मध्य का कोण है, जहां थीटा वी तथा बी के मध्य का कोण है। समीकरण 1 को चुंबकीय बल कहते हैं। ये क्या कहलाएगा आपका, चुंबकीय बल। सदिश रूप में देखिए, क्योंकि बल है इसका एक सदिश रूप आएगा, तो सदिश रूप देखिए इसका, सदिश रूप में, सदिश रूप इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, तो एफ एन इक्वल्स टू, क्यों हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वी और बी दोनों क्या हमारे, वी और बी दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और उनके मध्य का एंगल साइन थीटा। तो हमें पता है कि v आपने पढ़ा होगा a क्रॉस b इक्वल्स टू होता है a b साइन थीटा। a क्रॉस b क्या होता है, a b साइन थीटा एन के, इसकी डायरेक्शन है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अब हम क्या आएगा, क्रॉस क्या आएगा, v क्रॉस b, इसका सदिश रूप है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सदिश रूप आएगा एफ एम बराबर क्यू वी क्रॉस बी आएगा। इस बल की दिशा, इसकी जो दिशा होगी वो दक्षिण पेश के नियम से या जो दाएं हाथ का नियम उससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि एफ एम यानी चुंबक की बल है, उसकी दिशा वी क्रॉस बी जो तल बढ़ रहा है उसके परपेंडिकुलर है। एफ एम की जो दिशा है v क्रॉस b की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, इसकी दिशा इसके परपेंडिकुलर होगी। तो यहां से हमारे पास जो आएगा, आगे लिखिए, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा v क्रॉस b के लंबवत होगी, v क्रॉस b के लंबवत होगी। इसको आप नोट कीजिए, तो इसकी जो दिशा होने वाली है वो v क्रॉस b के लंबवत होने वाली है।
और इसकी दिशा को हम दक्षिण जो पेच नियम है या दक्षिण हस्त नियम है, चुंबक के बल की दिशा v क्रॉस b के लंबवत होगी, जिससे दक्षिणावर्त पेच नियम से ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। ओके, तो इसका मतलब जो फोर्स लगने वाला है, जो फोर्स लगने वाला है उसकी डायरेक्शन आप देखिए v क्रॉस b, यानी पहले v लो फिर b लो, ध्यान रखना पहले v आएगा फिर b आएगा और इन दोनों के परपेंडिकुलर f बनेगा। तो हमारा हाथ है, इस हाथ की अंगुलियों को ऐसे कर्ल करो, ये आ गया आपका b, ये आपका b और ये क्या आ गया v, ये आ गया b और ये आ गया आपका v। तो f की तरह ऊपर की तरफ, तो ध्यान दीजिए यहां से v से b, अंगुलियों को v से b की तरफ घुमाइए। क्या कह रहे हैं कि v क्रॉस b का मतलब है आपके दाएं हाथ की अंगुलियां हैं उनको v से b की तरफ कर्ल कराओ, v से b की तरफ कर्ल कराओगे तो अंगूठे की डायरेक्शन f की दिशा में। तो मेरा अगर ये मेरा v है, b की तरफ मेरा इधर इसको कर्ल करा दे, v से b की तरफ कर्ल करा है। ध्यान से देखिए ये v था और v से b की तरफ जा रहा हूं, तो v से b की तरफ, तो अंगूठा किधर जा रहा है ऊपर यानी बाहर की तरफ, तो ये बल f की दिशा, ये f की डायरेक्शन f बराबर आएगा q v क्रॉस, f बराबर आएगा q v क्रॉस b, जिसकी दिशा क्या हो रही है v क्रॉस b के परपेंडिकुलर। तो v क्रॉस b का परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, v क्रॉस b का परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सा हुआ कि अगर मैं इसको v लेता हूं इसको b, तो ऐसे कर्ल कराओ, यानी कि ये v है और ये b है, तो ये f ही आएगा। तो कहां जा रहे हैं v से b की तरफ, v से b की तरफ, ऐसे घुमाओ v से b की तरफ, अंगूठा उल्टा कर देंगे तो डायरेक्शन आगे इसी हाथ को काम मिलेगा। अगर आप b से b की तरफ घुमा रहे हैं तो अंगूठा किधर जा रहा है नीचे की तरफ, b से b की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा किधर आ रहा है नीचे की तरफ, तो बदल जाएगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो इस बल की दिशा नीचे की तरफ हो जाती, ध्यान रखना पॉजिटिव की दिशा, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो बल की दिशा वैसे याद कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए। ये हमारा चुंबकीय बल है, इसको मिटा दे, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। F बराबर क्यों v की साइड का चुंबकीय बल होता है, इसका सदिश रूप F बराबर आएगा क्यों v क्रॉस b, v क्रॉस b याद रखना है, b क्रॉस b नहीं, क्योंकि b क्रॉस b करने की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन अलग हो जाएगी, तो हमारे लिए मुश्किल है। यहाँ एक बल और स्टडी करेंगे, लोरेंज बल, लोरेंज बल, लोरेंज फोर्स। यदि विद्युत क्षेत्र, यदि विद्युत क्षेत्र E उपस्थित है इसी में, का यही की बात कर रहे हैं। अगर यहां पर विद्युत क्षेत्र भी क्रिएट हो जाए, विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है, यदि विद्युत क्षेत्र उपस्थित है तो आवेश पर विद्युत बल, तो आवेश पर जो विद्युत बल लगेगा वो कितना लगेगा, आवेश पर विद्युत बल F, इसको क्या कहेंगे F, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा Q इंटू E, Q इंटू E, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है Q इंटू E, जिसकी दिशा E की दिशा में होती है। इस फोर्स की दिशा E की दिशा में होती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की तरफ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र परिचय उपस्थित है, विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित हो गया, तो इस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, अतः आवेश पर लगने वाला
परिणामी बल, यानी अब टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो आवेश पर लगने वाला परिणामी बल F, इसको हम लिखेंगे Fe प्लस Fm, Fe प्लस Fm, या इसकी वैल्यू पुट करें तो F बराबर इसकी थी Q इंटू E प्लस इसकी थी Q V क्रॉस V, Q V क्रॉस है, या देखिए या F बराबर Q इसके अंदर बाहर निकाल दीजिए E प्लस Q V क्रॉस V, क्वेश्चन नंबर जो भी आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 या 3, इस बल को समीकरण 3 को हम लोरेंज बल कहते हैं। समीकरण 3 लोरेंज बल को व्यक्त करता है, लोरेंज बल को व्यक्त करता है। तो यदि आपसे लोरेंज बल का सूत्र पूछा जाता है, लोरेंज बल क्या है, तो लोरेंज बल क्या है कि यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है और वहां विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, ध्यान देना, यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है और वहां विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, तो उस पर लगने वाला जो कुल बल होगा, उस पर जो लगने वाला परिणामी जो बल होगा, उसे हम क्या कहते हैं, लोरेंज बल कहते हैं। और उसका सूत्र क्या आता है, F बराबर Q ब्रैकेट E प्लस Q ब्रैकेट V क्रॉस V की फॉर्म में आता है। इस समीकरण 3 को हमने लोरेंज बल का नाम दिया है। अगर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है तो ये लोरेंज बल क्या बन जाएगा, चुंबकीय बल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, ये प्रेजेंट नहीं है, तो केवल क्या रहेगा, ये रहेगा क्यों, चलिए ये क्यों ध्यान दिया है, ये क्यों यहाँ लिया, क्यों बाहर निकाल दिया, तो E प्लस V क्रॉस V आने वाला है। तो जैसे E शून्य हो जाएगा तो F बराबर आ जाएगा क्यों, V क्रॉस V, जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। तो इसको आप नोट कीजिए, तो इसको हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन है, उनको हमें पढ़ते हैं और समझते हैं। ओके, नोट कीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आया होगा चुंबकीय बल क्या है और लोरेंज बल क्या है। इसको मैं मिटा देता हूं। चुंबकीय बल की विशेष स्थितियां, चुंबकीय बल की विशेष स्थितियां, चुंबकीय बल की विशेष स्थितियां कौन सी है, फर्स्ट चुंबकीय बल की, जो हमने चुंबकीय बल निकाला F बराबर क्यू V क्रॉस V है, इसकी विशेष स्थितियां हम पढ़ने वाले हैं। और फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि यदि आवेश गतिमान नहीं है, 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 इसका अगर आवेश गतिमान नहीं है, ये आवेश गतिमान नहीं है, अर्थात V बराबर 0, V बराबर 0 हो गया, आवेश गतिमान नहीं है, इसका आवेश की वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो गई, रेस्ट में है। आवेश गतिमान नहीं है, यदि आवेश गतिमान नहीं है अर्थात V बराबर 0 हो गया, तो आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो आवेश पर
लगने वाला चुंबकीय बल, कितना बल लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं Fm बराबर होता है QBB sin थीटा, या Fm बराबर क्या हो जाएगा 0। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि V 0 है, इसको 0 कर दो तो क्या आएगा कि Q V की जगह 0 B पूरा 0 हो गया, साइन थीटा तो आएगा नहीं, थीटा तो आएगा नहीं, तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा, कोई एंगल ही नहीं बनेगा, ये 0 हो गया। तो यहां से क्या चीज समझ में आया, हमने क्या स्टडी की, ये बल कब लग रहा है, हमने ये तो बताया शुरुआत में कि यदि Q आवेश चुंबकीय क्षेत्र B में v वेलोसिटी से गति करता है तो उस पर एक बल लगेगा, उस बल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल। लेकिन अब हमने कंडीशन लगा दी कि चुंबकीय क्षेत्र B में क्यों आवेश स्थिर अवस्था में, एक चुंबकीय क्षेत्र तो है लेकिन एक चार्ज वहां पर स्थिर अवस्था में रख दिया गया, रेस्ट पोजीशन में, वो गति नहीं कर रहा है, तो चुंबकीय बल का मान 0 है। अर्थात कहने का मतलब हुआ जब आवेश विराम अवस्था में है, उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लग सकता। कहने का मतलब केवल एंड केवल गतिमान आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो ही उस पर चुंबकीय बल कार्य करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं अर्थात गतिमान आवेश पर ही चुंबकीय बल कार्यरत रहता है। ये इससे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई है कि गतिमान आवेश से चुंबकीय बल अनुभव करता है, यह अर्थात गतिमान आवेश पर ही चुंबकीय बल कार्यरत रहता है। जब आवेश गति नहीं करता तो कोई चुंबकीय बल नहीं करेगा। अर्थात जब आवेश विराम अवस्था में है तो उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगता है। ये चीज आपको समझना जरूरी है। तो जब आवेश विराम अवस्था में है तो उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा, किसी प्रकार का कोई बल उस पर कार्यरत नहीं है, यानी कि चुंबकीय बल वहां पर कार्य नहीं होगा। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। यहां से इसको वैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको मिटा देता हूं, ऐसा है। ये अगर ऐसा है, ये जेड एक्स है, यहां पर प्लस क्यू आवेश है, यहां पर प्लस क्यू आवेश, इसको देख सकते हैं, प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो एफ का मान क्या हो गया, 0 हो गया। एफ भी क्या हो गया, 0। कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। बी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश क्यों स्थित है, लेकिन कौन सी अवस्था में, रेस्ट पोजीशन में है, तो एफ नहीं लगेगा, चुंबकीय बल यहां पर कार्य नहीं करेगा, 0 हो जाएगा। ओके, इसको आप नोट कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा है। दूसरा देखिए, इसी का दूसरा है सेकेंड, इसी का सेकेंड केस है। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री,
अर्थात आवेश Q अर्थात आवेश को चुंबकीय क्षेत्र B चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति, समांतर या प्रति समांतर गति करता है तो चुंबकीय बल क्या होगा? तो यहां से देखिए, क्योंकि हम जानते हैं एफ एम, हमारे पास फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा, परंतु थीटा इक्वल्स टू क्या है? 0 डिग्री या 180 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री है 180 डिग्री, तथा साइन 0 बराबर साइन 180 इक्वल्स टू क्या आएगा? 0। चलिए, यदि थीटा 0 डिग्री है 180 डिग्री है, इसका मतलब हुआ कि आवेश है वो या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा या चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर गति करेगा। तो दोनों अवस्थाओं में क्या आएगा? एंगल की वैल्यू 0, अगर एंगल की वैल्यू 0 यानी 1 डिग्री होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B एंड दिस इज द डायरेक्शन आल्सो ऑफ B, यानी प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, तो यहां पर उससे क्या आएगा? 0। और सेकंड केस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B and this is the direction of B, this is the direction of B plus q चार्ज, यहां थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, यहां थीटा इक्वल्स टू क्या है? थीटा इक्वल्स टू 180। ये तो समांतर हो गया, सॉरी ये तो समांतर हो गया, ये प्रति समांतर हो गया, तो साइन 0 और साइन 80 दोनों 0 होते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा? अतः है एफ एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? यानी इस अवस्था में भी एफ 0 है, एफ यहां पर भी 0 है और एफ यहां पर भी 0, दोनों अवस्थाओं में 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आ रही है, ये कहना क्या चाह रहा है, इसी से क्या रिजल्ट निकलने वाला है? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करें या चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर गति करे, उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, यानी कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। अगर चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा तो इसका जो गति का जो पथ है उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। परिवर्तन कब होगा? कि जब कोई वस्तु गति कर रही है और उस पर बाहर से कोई बल लग जाए तो बल की दिशा में गति करना शुरू कर देगा, लेकिन ये आवेश इस दिशा में जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र के, या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत जा रहा है, चुंबकीय बल इस पर लगेगा नहीं, चुंबकीय बल नहीं लगेगा, इस गति के पथ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इधर जा रहा तो इधर जाता रहेगा या इधर जा रहा तो इधर जाता रहेगा, अर्थात इसका पथ सरल रेखीय होगा। तो यहां से F बराबर 0, अर्थात जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करता है तो इस पर कोई गति करता है तो इस पर कोई
चुंबकीय बल कार्य नहीं होता है। कोई चुंबकीय बल कार्यरत नहीं होता है, चुंबकीय बल का मान शून्य हो गया, तो इसका मतलब कोई चुंबकीय बल इसमें कार्य नहीं कर रहा है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिए, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता, तो इसी कारण इसका जो गति का पथ होगा, कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं होता है। इसको नोट कर लीजिए, आगे मैं लिखता हूं। अर्थात इस स्थिति में आवेश की गति का पथ, आवेश की गति का पथ यथावत रहता है। गति का पथ यथावत रहेगा कि यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की समांतर दिशा में गति कर रहा है तो इसी दिशा में गति करता रहेगा, उसका गति का पथ नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि चुंबकीय बल का मान शून्य हो गया। और यदि आवेश गति की विपरीत दिशा में गति कर रहा है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो भी उसका गति का पथ यही बना रहेगा, अर्थात इसका गति का पथ सरल रेखीय ही रहता है। ये यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता डायरेक्टली। अर्थात आवेश का, अर्थात आवेश की गति का पथ सरल रेखीय होता है, सरल रेखीय होता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बॉक्स को बंद किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करता है तो उसकी गति का पथ कैसा होगा? सीधा एक नंबर का, सीधा एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि उसकी गति का पथ कैसा होता है, तो हम लिखेंगे उसकी गति के पथ में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, उसका गति का पथ यथावत रहेगा, अर्थात सरल रेखीय होता है। अर्थात इस स्थिति में आवेश की गति का पथ यथावत रहता है, कोई परिवर्तन नहीं, यथावत होगा, सरल रेखीय। इस दिशा में जा रहा है तो इस दिशा में जाता रहेगा, इस दिशा में जा रहा है तो इस दिशा में जाता रहेगा। ओके, इसको नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पर पढ़ी है। इसको नोट कर लीजिए, आगे हम देखते हैं फिर। तो आज इतना ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसका आगे वाले एक कंडीशन हम पढ़ाएंगे तो हमारा वीडियो है वो काफी लंबा होने वाला है, लंबा हो जाएगा। तो आज हम इसको यही स्टॉप करता हूँ। और आप इसको जो आज पढ़ाया गया है इसमें हमने दो चीज महत्वपूर्ण पढ़ाई हैं कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं, और उस चुंबकीय बल का मैग्नीट्यूड जो परिमाण है वो होता है F बराबर क्यों बी साइन थीटा, एंड तीसरा इसका सदिश रूप होगा Fm बराबर होता है क्यू बी क्रॉस, क्यों बी क्रॉस बी। और यदि विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है, ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र तो लग रहा है, यदि वहां पर विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित हो जाए तो जो परिणामी बल होगा वो आपका लॉरेंज बल कहलाएगा। और लॉरेंज बल का जो सूत्र हमारे पास होगा F बराबर क्यू ई प्लस क्यू, क्यू नहीं आएगा, V क्रॉस B। ये लॉरेंज बल का सूत्र होगा, ये लॉरेंज बल का सूत्र। फिर इसकी हमने कंडीशंस पढ़ी, कंडीशंस क्या पढ़ी, और इस बल की डायरेक्शन हम आगे पढ़ेंगे, डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जनरली हम बाएं हाथ काम में लेंगे और बाएं हाथ में देखेंगे कर्ल को घुमाए B की दिशा में, यानी V को B की दिशा में घुमाए तो अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी वो F की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। कंडीशन क्या पड़ी कि यदि आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर अवस्था में है, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर अवस्था में है तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, यानी चुंबकीय बल का मान शून्य होगा। दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी
कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति तो कर रहा है, लेकिन उसकी गति कैसी है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रतिसमांतर, समांतर या प्रतिसमांतर। तो दोनों ही अवस्थाओं में, जब समांतर या प्रतिसमांतर दोनों ही अवस्थाओं में गति करता है, तो उसका जो गति का पथ होगा, क्योंकि इस अवस्था में उस पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, जीरो, और चुंबकीय बल जीरो हो जाएगा, तो इस अवस्था में उसका जो गति का पथ होगा वो सरल रेखीय होगा। गति का पथ क्या होगा, सरल रेखीय होगा। तीसरी कंडीशन और मैं लिखा देता हूं, उसको पूरा न करें, कल उसको पूरा करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी देखिए कि यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत गतिमान है, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत गतिमान है, तो चुंबकीय बल, लंबवत गतिमान है तो चुंबकीय बल, तो क्या होगा चुंबकीय बल, Fm बराबर Q V B sin थीटा। यहां थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान हो गया। लंबवत यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B, ये B की डायरेक्शन है, और ये आपकी V की डायरेक्शन है। यहां पर 90 एंगल बना, ये एंगल क्या बना, 90 परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया यहां पर, एंड हम जानते हैं sin 90 इक्वल्स टू 1, अतः Fm क्या होगा, QVB, इसकी वैल्यू होगी QVB अधिकतम, इसका मान ध्यान रखना, कब, जब आवेश चार्ज हो है प्लस Q चार्ज चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत गति कर रहे हैं, दोनों के मध्य एंगल 90 डिग्री है, लंबवत गति कर रहा है, तो इस समय इस पर जो बल लगेगा उसका मान क्या है, अधिकतम होगा। अर्थात इस अवस्था में आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल अधिकतम होता है, चुंबकीय बल अधिकतम होता है, चुंबकीय बल अधिकतम होता है, तथा इसका पथ वर्ताकार होगा। इसका जो पथ है वो क्या है, वर्ताकार, इस फॉर्म में। हम कल स्टडी करेंगे इसके बारे में, वर्ताकार कैसे हो रहा है। तो जब आवेश है B की डायरेक्शन ये है, B की डायरेक्शन ये है, और आवेश B की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है परपेंडिकुलर, इधर मूव कर रहा है, या इधर मूव कर रहा है, या इधर परपेंडिकुलर मूव करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करेगा, तो इस अवस्था में इस आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान अधिकतम होगा, तो कितना होगा, QV B के बराबर, और इसका पथ कैसा होगा, सरल रेखीय वर्ताकार, इसका पथ कैसा आएगा, वर्ताकार, और जो बल की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, इस समय इसमें बल लगेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो इसकी डायरेक्शन ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो ये डायरेक्शन अपवर्ड, बाहर की तरफ। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति के कारण उस पर लगने वाला बल का मान ज्ञात कर लेते हैं, और बल से उसका गति का पथ कैसा होगा वो हमने यहाँ पर आज स्टडी किया। तो आज का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, अपने अच्छे से नोट्स बनाएं, और यदि समझ में नहीं आया तो मेरे को व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से अपनी क्वेरी को
सोल्व कर सकते हैं, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अधिक से अधिक अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कराएं ताकि हम अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सकें और फिजिक्स को आसानी से वो समझ सकें और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।